नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। प्रीति तुरंत एक सैंडविच, चाय, पेन किलर और एक ट्यूब लेकर पहुंची। राजीव के लेटे लेटे ही अशोक ने उन्हें नाश्ता करवाया। चाय पीने के लिए वे उठ नहीं पाए। प्रीति को उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। ट्यूब अशोक को देते हुए बोली, भाई साहब को लगा देना, मैं चलती हूँ। बच्चों को निकलना है। अभी चादर डलवा दी थी क्योंकि राजीव टॉवल में ही थे जब गिरे थे। राजीव के कपड़े पहनने में मदद करके अशोक ने उन्हें दवा लगा दी। अशोक ने ऑफिस में अपने और राजीव की छुट्टी के लिए फ़ोन कर दिया था। अशोक राजीव के पास ही बैठे थे। राजीव ने कहा, तुम ऑफिस चले जाते, आज तो शायद मुझे लेटे ही रहना पड़ेगा। नहीं राजीव जी, छुट्टी ले ली है, यही हूँ आपके पास। राजीव मन ही मन अशोक के प्रति बहुत आभारी थे। कहने लगे, अच्छा ठीक है, घर जाकर आराम ही कर लो। अभी मेरा दर्द कम हो जाएगा, कुछ ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर ही लूँगा। राजीव के बहुत जोर देने पर अशोक घर चले गए। राजीव का खाना शाम को ही बनाती थी रजनी। नाश्ता और लंच राजीव ऑफिस की कैंटीन में करते थे। प्रीति रजनी को निर्देश दे रही थी, अब जब तक भाई साहब घर पर हैं, तीनों समय उनका नाश्ता खाना ठीक से बनाना। हाँ दीदी, ध्यान रखूंगी। रजनी एक अच्छे स्वभाव की महिला थी। वह ईमानदार और मृदुभाषी थी। राजीव के घर जाकर उसने सब काम किया, लंच भी बनाकर उनके पास ही रख गई। दोपहर को अशोक फिर आया। राजीव ने बताया, दर्द सुबह जितना तो नहीं है, लेकिन अब भी है। चलिए शाम को डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। ठीक है, लगता है जाना ही पड़ेगा। कार में मुश्किल से ही बैठ पाए राजीव। एक अच्छे हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर ने सारी जांच पड़ताल की, बेड रेस्ट बताया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। राजीव घर आ गए। एक हफ्ता बीत रहा था। राजीव ने रश्मि और बच्चों को अपनी तकलीफ बता दी थी। बच्चे परेशान हो उठे, पापा हम लोग आ रहे हैं, आपको परेशानी हो रही होगी। राजीव ने कहा, नहीं बेटा, तुम लोग परेशान मत हो, यहाँ सब बहुत ध्यान रख रहे हैं मेरा। ऑफिस से तो रोज ही कोई ना कोई आता रहता है और अशोक तो बहुत ही देखभाल कर रहा है। राजीव हैरान रह गए जब रश्मि ने कहा, मैं तो आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुनते, आपको मेरी कोई बात ठीक नहीं लगती। राजीव ने आगे बिना कुछ कहे सुने फ़ोन रख दिया। आज राजीव का मन बुरी तरह आहत हुआ था। पति के दर्द की कोई चिंता नहीं, बस संपत्ति, पैसा, हिस्से की बातें। कैसी पत्नी मिली है उन्हें। दूसरे शहर में अकेले रह रहे उनके सुख दुख की उसे कोई चिंता नहीं। यहाँ रात दिन पराए लोग उनके दुख में हर पल उनके साथ हैं, बिना किसी स्वार्थ के। निधि मानस उन्हें देखने कई बार आ चुके। फोन पर निधि ने रश्मि को समझाया भी, दीदी जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है, एक हफ्ते बाद भी उनका दर्द ठीक नहीं हुआ है। तुम बच्चों को माँ पिताजी के पास छोड़कर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। तब रश्मि ने चिढ़कर कहा, जो इंसान मेरी बात नहीं मानता, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कहती हूँ? क्या हमारा हिस्सा नहीं है पिताजी के मकान में? लेकिन जीजाजी ऐसी बातें करने वाले इंसान नहीं हैं दीदी। अपने परिवार से प्यार करना बुरी बात तो नहीं। निधि, तुम छोटी हो, मुझे उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर रश्मि ने फ़ोन रख दिया। 10 दिन बाद भी राजीव के दर्द में कमी नहीं आई। अशोक फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। राजीव तो लगातार छुट्टी पर ही थे। कुछ और टेस्ट हुए।
अब की बार रिपोर्ट आई तो सबका दिल दहल गया। राजीव को स्पाइन का कैंसर था, जो कमर के निचले हिस्से से सिर के पीछे के हिस्से तक फैला हुआ था और रीढ़ की हड्डी को 60% नुकसान हो चुका था। सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। स्वभाव से शांत और नरम राजीव ने अपनी स्थिति को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया। ऑफिस के और लोग भी थे। वे सबसे सामान्य रूप से बातचीत करते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें इतना सामान्य देखकर सबके दिलों में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। कमर में दर्द तो उन्हें कई बार होता था, लेकिन वे इसे अपने काम का टूरिंग जॉब और बढ़ती उम्र का प्रेशर समझ लेते थे। अब और दवाएं तुरंत शुरू हो गई और कीमोथेरेपी शुरू होने वाली थी। उन्होंने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी। उनके बॉस भी उनका बहुत साथ दे रहे थे। उन्होंने कह दिया था, तुम बस आराम करो, अपना इलाज कराओ और अपनी फैमिली को बुला लो तो ठीक रहेगा, तुम्हें आराम मिलेगा। बहुत सोच समझकर राजीव ने रिया को फ़ोन किया। बेटा, अगर हो सके तो 3-4 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई आ जाओ। रिया घबरा गई। पापा, आप ठीक तो हैं ना? ठीक हूँ, बस तुम लोगों को देखने का मन कर रहा है। तीनों आ जाओ। रिया को पिता के स्वर की उदासी कुछ खटकी। उसने रश्मि से कहा, मम्मी, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम तीनों मुंबई चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। रिया हैरानी से बोली, आप कैसी बात कर रही हैं? आपको पापा की चिंता नहीं हो रही? जो भी समझो, तुम दोनों को जाना है तो चले जाओ, मुझे नहीं जाना। रिया गुस्से में फिर कुछ नहीं बोली और छुट्टी लेकर अथर्व के साथ मुंबई पहुंच गई। राजीव की हालत देखकर दोनों बच्चे उनके सीने से लगकर फफक कर रो पड़े। रजनी वहीं काम कर रही थी। उसे राजीव की बीमारी के बारे में पता था। उसकी भी आंखें भर आई। राजीव से ना लेटा जा रहा था, ना बैठा। वे बस सोफे पर तकिया रखकर अदले से बैठे रहते थे। रात को भी उसी स्थिति में सोते थे। पिता की हालत देखकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। राजीव ने बच्चों को अपने पास बिठाकर अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा, मैं तुम लोगों को दुखी नहीं देख पाऊंगा। इलाज शुरू ही हो चुका है। आजकल तो हर बीमारी का इलाज है। यह कहते हुए राजीव मुस्कुरा दिए। बच्चों ने हौसला रखते हुए खुद को संभाला। अथर्व ने कहा, हाँ पापा, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। अब हम यही रहेंगे आपके पास। राजीव ने कहा, नहीं, तुम दोनों अपने काम का नुकसान नहीं करोगे। रिया ने कहा, पापा, आपका ध्यान रखने से बढ़कर हमारे पास और कोई ज़रूरी काम नहीं है। आपकी देखरेख इस समय हमारा सबसे पहला काम है। राजीव ने कहा, बस माँ, पिताजी और चाचू को कुछ मत बताना, ठीक है? पापा, मैं फिर माँ को आने के लिए कहती हूँ। राजीव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कह दो। राजीव के दिल में एक आस थी कि शायद उनकी बीमारी की बात सुनकर रश्मि अपनी जिद लालच छोड़कर फौरन चली आएगी। रश्मि ने सारी बात सुनकर रिया से कहा, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर होती तो इतने दिनों में भी क्या मेरी बात पर ध्यान नहीं देते? अपने परिवार के लिए हमेशा मेरी बात अनसुनी की है। अब उन सबको ही बुलाएं, मुझे क्यों बुला रहे हैं? रश्मि ने क्या कहा होगा, रिया का चेहरा देखकर राजीव जान गए। फिर वे बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। रिया ने कहा, अथर्व, हम दोनों में से कोई एक यहाँ पापा के पास रहेगा। अभी मैंने अपने बॉस को फ़ोन पर सब बताया है। उन्होंने मुझे घर से ही काम करने की परमिशन दे दी है। अभी तो मैं यहाँ रहूँगी, तुम चले जाओ। कॉलेज की छुट्टी होते ही तुम आ जाना, फिर मैं चली जाऊँगी।
हम सब मैनेज कर लेंगे। राजीव को अपने बच्चों पर बहुत प्यार आया। रिया ने फोन पर निधि को सब बताया तो वह मानस के साथ फौरन आ गई। आकर राजीव के पास बैठकर रोने लगी। दीदी के व्यवहार पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं हैरान हूँ उनके स्वभाव पर। इस समय भी इतनी जिद और गुस्सा। राजीव ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर उसकी सोच को बदल नहीं पाया। अगर मैं अपने माता पिता, भाई और उसके परिवार को अपने से अलग नहीं देख सकता तो क्या मेरी गलती है? यह मेरा भाई जिसकी नई नई नौकरी है, जो अभी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उस घर में मैं बंटवारे का दबाव कैसे डालूं? मैं यह सब नहीं कर सकता। और रश्मि को मैंने कभी भी कोई कमी कहाँ होने दी है, पर उसका लालच समय के साथ बढ़ता ही चला गया और अब मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीऊँगा। तो क्या मैं अपने माता पिता को दुखी करूँगा? हिस्से की बात छेड़कर यह तो मुझसे भी कभी नहीं हो पाएगा। राजीव का स्वर भर गया। वहाँ बैठा हर व्यक्ति दुखी हो गया। राजीव की कीमोथेरेपी का पहला दिन था। अशोक की कार से ही राजीव, निधि और रिया हॉस्पिटल पहुंचे। अथर्व को रिया ने भेज दिया। डॉक्टर से बात करके अशोक ने कीमो का दिन शनिवार को रखवाया था ताकि वह राजीव के साथ रह सके। उन्हें हॉस्पिटल आने जाने में परेशानी न हो। प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। नर्स ने राजीव के कपड़े बदलकर इंजेक्शन देने की तैयारी शुरू कर दी थी। अपने मन की घबराहट पर काबू पाने के लिए रिया ने बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल लिया था। राजीव बेड पर लेट चुके थे। अशोक बाहर रखी एक दूसरी बेंच पर बैठा तो निधि वहीं बैठते हुए बोली, आप लोगों का बड़ा सहारा है जीजा जी को। राजीव जी इतने अच्छे इंसान हैं, कोई भी कुछ करना चाहेगा उनके लिए। फिर थोड़ा संकोच करते हुए बोले, निधि जी, राजीव जी से तो नहीं पूछा कभी, पर बार बार अब मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि भाभी जी यह बीमारी सुनकर भी यहाँ। निधि ने बात पूरी नहीं होने दी। ठंडी सांस लेते हुए बोली, जीजा जी इस मामले में दुखी ही रहे हैं कि उन्हें मेरी बहन पत्नी के रूप में मिली है। अशोक ने हैरान होते हुए पूछा, अच्छा, राजीव जी जैसे व्यक्ति के साथ किसी को क्या परेशानी हो सकती है? जीजा जी अपने माता पिता, भाई को बहुत ही प्यार करते हैं। मेरी बहन की नज़र में यह उनकी गलती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों कोई पुरुष विवाह के बाद सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में ही सोचे। यह क्या बात हुई? मेरी बहन की जिद पूरी तरह गलत है। अपनी बहन के स्वभाव पर मुझे शर्म आती है और अपने जीजा जी पर गर्व होता है। अपने माता पिता को प्यार करना क्या किसी पुरुष की इतनी बड़ी गलती है कि उसे ऐसी बीमारी से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए? धीरे धीरे बोलती हुई निधि का मुंह गुस्से से लाल हो गया था। उसने किसी तरह अपने को शांत किया। फिर दोनों ने अंदर जाकर राजीव पर नजर डाली। वे चुपचाप आंख बंद किए लेटे हुए थे। चेहरा बहुत उदास था। अशोक यही सोच रहे थे कि किसी स्त्री पर उसकी जिद, लालच, क्रोध इतना हावी हो सकता है कि वह अपने पति की स्थिति में भी स्वयं को अपने पति से दूर रख सके। उनके दिल में चुपचाप लेटे हुए राजीव के लिए स्नेह और सम्मान की भावनाएं और बढ़ गई। राजीव का इलाज शुरू हो गया तो अथर्व और रिया ने पिता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों ने कई बार रश्मि को मुंबई आने के लिए समझाया, पर उसकी जिद कायम थी कि पहले राजीव अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगे, जो राजीव को किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं था। 2 महीने बीत रहे थे। अथर्व ने भाग दौड़कर मुंबई में ही एडमिशन ले लिया था, जिससे वह पिता की देखभाल अच्छी तरह कर सके।
रिया की पोस्टिंग बेंगलोर में हो गई थी। कुछ दिन वह मुंबई रहकर काम कर सकती, कुछ दिन बेंगलोर रहकर। उसके ऑफिस में राजीव की बीमारी सुनकर सब उसके साथ सहयोग कर रहे थे। राजीव को धीरे धीरे आराम आ रहा था। अब वे पहले की तरह चलने फिरने लगे थे। अशोक के साथ ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया तो जीवन की गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। इलाज तो अब लंबा ही चलने वाला था। पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगने वाला था। राजीव अपने माता पिता, भाई से लगातार संपर्क में रहते थे। वे परेशान न हों, इसलिए राजीव ने अपनी बीमारी के बारे में बताया था कि उन्हें कमर दर्द परेशान कर रहा है, इसलिए बच्चे उनके साथ ही रहना चाहते हैं। यह सुनकर सब हैरान थे। बच्चे भी राजीव के पास चले गए। रश्मि बहू क्यों अकेले रह रही है? सबने समझाया भी, पर रश्मि ने किसी की न सुनी। पिता की बीमारी से परेशान बच्चे भी रश्मि से बहुत नाराज थे। एक तरह से अब तीनों ने रश्मि के बिना जीने की आदत डाल ली थी। अचानक राजीव और बच्चों ने रश्मि से बात करना बहुत कम कर दिया, तो रश्मि ने सोचा एक बार मुंबई की सैर कर ही लिए जाए। उसने अपनी फ्लाइट बुक करवाई और मुंबई पहुंच गई। रश्मि राजीव की फ्लैट पर पहुंच गई। रश्मि ने पड़ोसी से चाबी ली और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। बैग रखकर पूरे घर पर नज़र डाली। एकदम साफ सुथरा चमकता घर। रश्मि को हैरानी हुई। वह किचन में गई। खाना तैयार था। करेले की सब्जी, साग, दाल। फ्रिज खोलकर देखा तो सलाद भी कटा रखा था। अब रश्मि हैरान थी। आधे घंटे बाद ही अथर्व भी आ गया। निधि ने उसे फ़ोन पर बता दिया था। अथर्व ने एक बेहद औपचारिक मुस्कान से माँ का स्वागत किया। बोला कुछ नहीं। रश्मि ने ही पूछा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ माँ। आप कैसे आ गई? बस तुम लोगों को देखने का मन हो गया। अथर्व कुछ नहीं बोला, फ्रेश होने चला गया। रश्मि को धक्का सा लगा। यह बेटा है या कोई अजनबी? रश्मि ने पूछ लिया। रिया कहाँ है? बेंगलोर में है, कल आएगी 1 हफ्ते के लिए। तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? बस आने में ही होंगे। आप चाय पियेंगे? नहीं, आने दो उन्हें। रश्मि देख रही थी। पहले का मस्त मौला अथर्व वाइब अब एक जिम्मेदार बेटा बन गया है। उसने हाथ मुंह धोकर राजीव के लिए फल काटे। राजीव के खाने पीने का बहुत ध्यान रखा जाता था। राजीव आ गए। रश्मि को देखकर हैरान हुए। कब आई? थोड़ी देर रश्मि उन्हें देखती रह गई। कितने कमज़ोर हो गए थे। राजीव पर उनके चेहरे पर बहुत शांति और संतोष दिखा। रश्मि ने नोट किया, शायद राजीव को उठने बैठने में कहीं दर्द है, तो बोली, कैसी तबीयत है? दर्द है क्या? राजीव ने सपाट स्वर में जवाब दिया, नहीं, सब ठीक है। अथर्व 3 कप चाय और नमकीन ले आया। तीनों ने चुपचाप चाय पी ली। अथर्व ने कहा, पापा, अब आप थोड़ी देर लेट लें, थकान होगी। हाँ कहकर राजीव बेडरूम में चले गए। अथर्व अपना बैग खोलकर कुछ काम करने लगा। रश्मि ने खुद को अनचाहा महसूस किया वहां पर। अभी तक वह अपने अहम जिद में आसमान में ही उड़ती आई थी, लेकिन अब यहाँ आकर जैसे वह जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर में उसने ही पूछा, रात को खाने में क्या करना है? अथर्व ने उसकी और बिना देखे ही जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, रजनी काकी आती है, वह काम वही कर जाती है। क्या बनाया है? बात जारी रखने के लिए रश्मि ने पूछा। पापा को करेला और साग देना होता है। वह तो रोज बनता ही है। दाल भी बनी होगी। राजीव के पास बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी रश्मि की। थोड़ी देर आराम कर ड्राइंग रूम में राजीव आ गए। इतने में धोबी आ गया। अथर्व ने गिनकर कपड़े धोबी को दे दिए। रश्मि को हर बात पर हैरानी होती रही।
अब तक वह सोफे पर ही अध लेटी थी। टेबल पर डिनर लगाने के लिए जब वह अथर्व के पीछे किचन में जाने लगी तो राजीव ने ठंडे स्वर में कहा, रहने दो रश्मि, सब हो जाएगा। राजीव का स्वर इतना भावहीन था कि रश्मि फिर वापस बैठ गई। खाना लगाते हुए अथर्व ने कहा, माँ बस आप अपने लिए रोटी बना ले। हाँ ठीक है, कहकर रश्मि किचन में चली गई और अपने लिए 2 रोटी बना लाई। वह अथर्व को बहु स्नेह से पिता को खाना परोसते हुए देख रही थी। दोनों ऑफिस की, कॉलेज की बातें करते रहे। रश्मि ने नोट किया, जब भी राजीव से उसकी नज़रें मिली, उन नज़रों में पति पत्नी के रिश्ते जैसी कोई मिठास नहीं थी, एकदम तटस्थ भावहीन थी। राजीव की नज़रें उसके लिए। खाना खत्म होते ही अथर्व ने सब समेट लिया। फिर कहने लगा, माँ आप आराम करो, मैं पापा को थोड़ा थोड़ा टहला कर लाता हूँ। उसे यही लगता रहा जैसे वह किन्हीं अजनबियों के साथ है। इतनी देर में दोनों टहल कर आ गए। अथर्व बाथरूम में था। राजीव ने कहा, रश्मि तुम दूसरे रूम में सो जाना, रात को मुझे कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, यह सोचकर अथर्व मेरे साथ ही सोता है। रश्मि अपमानित सी खड़ी रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर अथर्व दूध गर्म करके ले आया। राजीव को दूध और दवाई दी। रश्मि दूसरे कमरे में करवट बदलती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे यह क्या हो गया। अगले दिन उसने सुबह देखा अथर्व ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और सब्जी लेने चला गया। रजनी आई तो उसने घर के काम निपटाने शुरू कर दिए। रजनी रश्मि से मिली तो उसके मुंह से निकला, अरे मैडम आप आ गई, अच्छा किया, साहब बहुत बीमार रहे, आपके बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। रश्मि ने फीकी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। राजीव ऑफिस के लिए तैयार हो गए तो अथर्व ने उन्हें नाश्ता और दवाई दी। उनका टिफिन पैक कर उनके हाथ में पकड़ाया। राजीव रश्मि से बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए। थोड़ी देर में अथर्व ने कहा, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, रिया शाम तक आ जाएगी। दिन भर रश्मि घर में इधर उधर घूमती रही, बेचैन, अनचाही, अपमानित सी। दोपहर में उसने थोड़ा सा खाना खाया। शाम को सबसे पहले रिया आई। अथर्व ने उसे बता दिया था कि माँ आई है। रिया ने देखते ही पूछा, माँ आप कैसे आ गई? तुम लोगों को देखे काफ़ी दिन हो गए थे, अब आ ही गई तो इस बात का ध्यान रखना माँ, पापा को आपकी किसी बात से कोई तकलीफ ना हो। हम तीनों बहुत दिनों बाद संभले हैं। पापा की तबीयत से बढ़कर हमारे लिए इस समय कुछ भी नहीं है। रात को सब इकट्ठा हुए, तीनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। राजीव की हर बात का बच्चे ध्यान से रख रहे थे और राजीव बच्चों को अपना पूरा स्नेह लुटा रहे थे। घर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। कहाँ तो रश्मि ने सोचा था कि उसके बिना तीनों की हालत खराब होगी। उसे देखते ही तीनों उसके आगे झुकते चले आएंगे कि आओ अब संभालो घर। यहाँ तो किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ना राजीव को और ना बच्चों को। वे तीनों किसी बात पर हंस रहे थे और रश्मि सोफे पर एक कोने में बैठी हुई दिल ही दिल में कलप रही थी। यह क्या हो गया? बंटवारे की जिद पर गुस्सा, लालच, ईगो सब धराशायी होते दिख रहे थे। उसे अब क्या करें? वह क्या वापस चली जाए? पर पति और बच्चों के बिना वह अकेले कितने दिन रह सकती है? और यहाँ रहकर पति और बच्चों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना सिर पकड़े तीनों को हंसते मुस्कुराते देखती रही। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ।